एक गैरेज से शुरू हुई कंपनी का टर्नओवर और प्रॉफिट कितना होगा, गैस करो। चलो मैं बताता हूँ। 30,000 करोड़ का टर्नओवर और 4,195 करोड़ का प्रॉफिट। अगर आपने साल 2002 में इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 3,150 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1,43 करोड़ रुपए होती। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। किसी की भी वीडियो को देखकर इन्फ्लुएंस ना हो और अपने पैसे को रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स कंपनी के बारे में। एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जिसके पास आज इंडिया के पेंट मार्केट में 53% मार्केट शेयर है। एंड इनफैक्ट अगर आज इंडिया के अंदर बिकने वाला जितना भी डेकोरेटिव पेंट देखोगे उसमें से 60% एशियन पेंट्स बनाता है। और ये आज की बात नहीं है, साल 1967 में भी एशियन पेंट्स देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। आज वो टाइम है 65.69 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ एशियन पेंट्स पूरे साउथ एशिया मार्केट की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी ने ये सब किया कैसे, कौन कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी जो एशियन पेंट्स ने इस्तेमाल करी, और सबसे इम्पोर्टेंट वो कौन सी पावरफुल बिजनेस लेसन है जिसको हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर चल रहा था और जर्मनी ने यूरोप के काफी हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। अब हुआ यूं, जब यूरोप में ये सब चल रहा था तो भारत के अंदर भी अंग्रेज भारत छोड़ो कैंपेन चल हो रहा था। हम भी ब्रिटिशर्स से लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे। अब इस कैंपेन से होता ये है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने वाला जितना भी पेंट था उस पेंट के सारे इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिस वजह से इंडिया के अंदर जितना भी पेंट की रिक्वायरमेंट थी उसका सारा लोड शालीमार पेंट्स और बाकी कुछ फॉरेन ब्रांड्स पर आ गया, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर पेंट की डिमांड तो बहुत थी पर सप्लाई मीट नहीं हो पा रही। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए गुजरात के 4 दोस्तों चीमनलाल चौकसी, चंपकलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील, ये 4 दोस्त मिलकर अपनी पेंट कंपनी शुरू करते हैं। और 1 फरवरी 1942 को ये 4 दोस्त मिलकर मुंबई में एक छोटे से गैरेज में ऑयल पेंट कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम एशियन पेंट एंड ऑयल प्राइवेट लिमिटेड रखते हैं। स्टार्टिंग फेज में जब एडवर्टीजमेंट का कोई जरिया नहीं था तब कंपनी को घर घर तक पहुंचाने के लिए चारों ने ग्राउंड लेवल पर बहुत मेहनत की। उन्होंने लोकल लोगों से कांटेक्ट करके उन्हें अपनी कंपनी के छोटे छोटे पाउच बेचने के लिए इनकरेज किया और छोटे छोटे पैकेट बहुत बड़े काम करे थे। उस टाइम तक कंपनी सिर्फ 5 कलर व्हाइट, ब्लैक, येलो, रेड और ग्रीन का ही प्रोडक्शन करती थी, लेकिन फिर भी 1942 में शुरू हुई इस कंपनी ने 1945 आते आते लगभग 3.5 लाख का बिजनेस कर लिया था। और उनकी सक्सेस ने यहाँ से एक नई स्पीड पकड़ी, जिसके चलते केवल 7 साल के अंदर एशियन पेंट्स ने ऑलमोस्ट 1952 में 23 करोड़ का बिजनेस करके दिखा दिया था, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। तो इस एशियन पेंट्स की बड़ी उपलब्धि का ये तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि 1950 के अंदर चंपकलाल चौकसी जी ने इंडिया की पेंट डेकोरेटिव मार्केट में एक गैप आइडेंटिफाई किया। उन्होंने ये देखा कि एक तरफ तो ड्राई डिस्टेम्पर जो काफी ज्यादा सस्ता आता है पर वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, वहीं पर आता है प्लास्टिक इमल्सन जो कि इतना ज़्यादा महंगा है कि हमारे देश के कुछ ही अमीर लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी चीज़ को नोटिस करते हुए एशियन पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो कि ड्राई डिस्टेम्पर और प्लास्टिक इमल्सन के बीच का प्रोडक्ट हो, ताकि वो ना तो इतना महंगा हो कि उसे कोई अफोर्ड ना कर सके और ना ही ड्राई डिस्टेम्पर की तरह जल्दी खराब हो, ताकि लोग उसे खरीदने में भी इंटरेस्टेड हो। और जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आता है एक प्राइसिंग प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि इससे पहले इंडियन मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखो, एशियन पेंट के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अपने अपने वॉशेबल डिस्टेम्पर हैं। यहाँ तक कि जो एशियन पेंट बनाता है वैसा ही सिमिलर पेंट कॉम्पिटिटर्स भी बना रहे हैं। जैसा हम प्रीमियम पेंट्स की बात करें, एशियन पेंट्स के पास अपना रॉयल, बर्जर के पास अपना सिल्क ग्लैमर है। लेकिन इसके बावजूद भी आज एशियन पेंट्स के पास इंडिया की डेकोरेटिव पेंट मार्केट का 60% शेयर है और इसके बचे हुए 4 कॉम्पिटिटर के पास मिलाकर मार्केट शेयर जो है सिर्फ 26% है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब प्रोडक्ट सेम है तो फिर एशियन पेंट ऐसा क्या कर रही है कि आज उनके पास उनके कॉम्पिटिटर से इतना ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो देखो, एशियन पेंट्स ने इन 3 स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आज आप भारत की पेंट मार्केट को ध्यान से समझोगे आपको ये दिखेगा कि 75% जो मार्केट है वो डेकोरेटिव पेंट की है और बची हुई 25% मार्केट है वहाँ पर इंडस्ट्रियल पेंट आते हैं। अगर यहाँ एशियन पेंट के रेवेन्यू को ध्यान से देखोगे आपको ये दिखेगा कि उनका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट से आता है। मतलब आज हमें एशियन पेंट्स की जितनी भी सक्सेस दिखती है उसके पीछे इंडिया में डेकोरेटिव पेंट की मार्केट में मोनोपोली है, और ये मोनोपोली क्रिएट करना विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इम्पॉसिबल है। ये बात एशियन पेंट्स को 1950 में ही समझ आ गई थी। उन्होंने जो जितने भी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर होते हैं उन सबको हटाकर डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट करके उनको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना शुरू किया। अब इससे फायदा क्या हुआ,
अब प्रोडक्ट डायरेक्ट रिटेलर के पास पहुंचने लगा तो रिटेलर को भी कंपेरेटिवली प्रोडक्ट सस्ता मिलने लगा। दूसरा पॉइंट, जो रिटेलर है कंपनी उसको डायरेक्ट माल दे रही है और अच्छा मार्जिन भी दे रही है कमाने के लिए। अब रिटेलर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएगा कस्टमर की एक्चुअल डिमांड जानेगा और रिटेलर ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कंपनी के पास, जिससे कंपनी को यह पता चलता है कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है और कौन सा प्रोडक्ट हमारा डिमांड में है और कौन सा प्रोडक्ट आने वाले टाइम पर हमारा डिमांड में होगा और हमारा कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है और नहीं भी पसंद आ रहा है। अब कंपनी के पास डाटा आ गया और कंपनी इस डाटा की हेल्प से उन्हीं प्रोडक्ट को बनाएगी जो डिमांड में है या आने वाले टाइम पे उनकी डिमांड होगी। इससे कंपनी की इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम होगी, इवन यहाँ पर रिटेलर की इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि जितना माल उसके पास आ रहा है वो जल्दी बिक जाता है, क्योंकि माल वही बनाया जा रहा है जो कस्टमर की डिमांड है। इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके ईयर 1952 में जहां एशियन पेंट्स का 2% प्रॉफिट मार्जिन था, उन्होंने 1962 आते आते इसे बढ़ाकर 13% कर लिया। और कंपनी के पास जब ज़्यादा प्रॉफिट आने लगा, कंपनी ने बहुत तेज़ी से खुद को एक्सपेंड भी किया। ईयर 1967 में हमारे देश की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। अब कॉम्पिटिटर ने एशियन पेंट के इस मॉडल की सक्सेस को देखकर इसे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ एशियन पेंट ने कुछ ऐसा इनोवेटिव किया जिसने एशियन पेंट्स को अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे कर दिया, और वो थी एशियन पेंट की सेकंड डिवीजन स्ट्रेटेजी, जिसे कहते हैं इनोवेटिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट। साल 1970 में एशियन पेंट्स ने 8 करोड़ खर्च किए और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदा। और एशियन पेंट ऐसी पहली कंपनी बनती है जो एक कंप्यूटर पर इतना पैसा खर्च करती है। अब एशियन पेंट्स ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे का एक सिंपल रीजन था। वो कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करके पता लगाना चाहते थे कि आखिर कस्टमर की डिमांड एकदम प्रिसाइज तरीके से क्या होने वाली है, ताकि उनकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो उसे और कम कर सके और उनके प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा और बढ़ा सके। इसके अलावा एशियन पेंट्स ने सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस भी तैयार किया, जिसका मतलब ये था जितने भी रिटेलर्स हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं वो सब के सब अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो सारे ऑर्डर एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर एशियन पेंट के पास इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे उन्हें ये पता लगेगा कि ओवरऑल इंडिविजुअल की क्या डिमांड है। इससे होता क्या है, जो ऑर्डर प्रोसेस करने की स्पीड है वो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो सप्लाई चेन है उसे मैनेज करना ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल, दिल्ली में एक रिटेलर है। अब कंपनी उस रिटेलर के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही है, तो कंपनी के पास उसका पुराना डाटा है और उसको ये भी पता है कि ये पर्टिकुलर टाइम पर किस प्रोडक्ट की डिमांड करता है और इसके पास कौन सा प्रोडक्ट भिजवाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं भिजवाना है। तो आने वाले मंथ में रिटेलर कौन से प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, तो कंपनी को ये पहले ही पता है। उस प्रोडक्ट की डिमांड का पता लगाकर कंपनी आज इसे प्रोडक्शन करवा लेती है। इसका एडवांटेज ये है कि रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट भी टाइम पर हो जाता है। इसके अलावा प्रोडक्ट भी टाइम पर मैन्युफैक्चर हो जाता है और डिमांड आने से पहले ही प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और रिटेलर के पास पहुंच जाता है। इसे न तो ज़्यादा रॉ मटेरियल स्टोर करना होगा और न ही फिनिश पेंट, जिसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। उसके बाद साल 2008 में कंपनी ने ऑटोमेटिक स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम को भी अडॉप्ट किया, क्योंकि आने वाला टाइम रोबोटिक्स का था। जिसके बाद उन्होंने अपने रोबोटिक वेयर हाउसिंग को एंटरप्राइज फीचर्स और प्लानिंग यानी कि अपने ERP सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट किया, जिससे कि एक्सेस इन्वेंट्री, बढ़ते हुए ऑपरेशनल कॉस्ट और यहाँ तक कि फैक्ट्री लेवल के जितने भी लॉसेस होते हैं उन सबको मैनेज करने में इन्हें बहुत हेल्प मिली। फिर आगे जाकर कंपनी ने एस्फोराना नाम के एक ERP सॉफ्टवेयर को भी अडेप्ट किया, जिसकी हेल्प से कस्टमाइज और रियल टाइम ऑफरिंग क्रिएट करके कस्टमर्स को पर्सनल तरीके से टारगेट किया जा सकता है। और इनफैक्ट इस चीज़ से उनकी जो डेटाबेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो 60% रिड्यूस हो गई। और आज की डेट में एशियन पेंट्स की 16 कंट्रीज में 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और ये सब प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, इन दोनों चीज़ों के लिए ये कंपनी ऑटोमेटेड डाटा एनालिसिस एंड इंडस्ट्री फॉर टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। पर पता है एशियन पेंट्स की जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कहानियाँ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कंपनी को ये पता है कि उसके जितने भी रिटेलर्स हैं सबके सब सिर्फ 3 से 5% के मार्जिन के ऊपर ही ऑपरेट करते हैं। और अगर उनको अच्छा पैसा कमा कर देना है तो उसके लिए ज़रूरी है सारे रिटेलर्स की जो इन्वेंट्री है ना वो बहुत तेज़ी से घूमे। जैसे कि आज किसी रिटेलर के पास 50,000 का माल आया और उसने पाँच दिन लगाए उस माल को बेचने के लिए, जो टेक्निकली उसने पूरे महीने में मिलाकर 30 दिन के अंदर 3 लाख की सेल की। अब यहाँ हम अगर 4% का भी मार्जिन रखें तो रिटेलर्स ने सिर्फ 12,000 रुपये कमाए। अगर यही इन्वेंट्री फास्ट मूव कर गई यानी 50,000 का माल आया और 2 दिन में बिक गया, तो यहाँ पर उसने अप्रोक्स पूरे महीने के अंदर 7.5 लाख की सेल की। और यहाँ पर हम सेम प्रॉफिट मार्जिन पकड़े यानी कि 4% का, तो उसने 12,000 की जगह उसने 30,000 कमाई। और यह बात एशियन पेंट को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए जहाँ पर पेंट कंपनीज 15 से 20 दिन के बीच में एक बार माल भिजवाती है, वहीं पर एशियन पेंट एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार माल भिजवाती है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी 30,000 बारी क्यों भेज रही है। देखो, कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कंपनी वही माल पहुंचाती है रिटेलर के पास जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बिकता है। जैसे रिटेलर को जिससे रिटेलर को दो फायदे होते हैं। एक, वो ज़्यादा पैसे कमा पाता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि उसको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी पड़ती। अपने रिटेलर्स की इन्वेंट्री की प्रॉब्लम को एशियन पेंट ने एक नेक्स्ट लेवल पे सोल्व करते हुए टिंटिंग मशीन का यूज़ करने लगी। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी रिटेलर्स को अलग अलग कलर्स नहीं भिजवाती बल्कि बल्क में वाइट पेंट भिजवाती है और साथ में उनको पिगमेंट देती है। रिटेलर्स को करना क्या होता है कि पिगमेंट्स को वाइट पेंट के साथ मिलाना होता है और टिंटिंग मशीन में डालना होता है, जिससे जो भी कस्टमर ने कलर क्लेम किया होता है तो वो मशीन इसको बनाकर दे देती है। इससे होता ये है कि 10-15-20 अलग अलग कलर को स्टोर करने की जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। पर ये सेम तो एशियन पेंट के बाकी कॉम्पिटिटर जैसे बर्जर और नेरोलैक भी करते हैं। बट यहाँ पर हम नंबर ऑफ मशीन्स देखें तो नेरोलैक और बर्जर मिलाकर 46,000 मशीन्स हैं। वहीं पर एशियन पेंट के पास 50,500 मशीन्स हैं। और आज अगर देखोगे तो एशियन पेंट के पास 70,000 से ज़्यादा डीलर हैं और 6 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और वहीं बर्जर की बात करें तो उनके पास सिर्फ 25,000 डीलर्स हैं। ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात। लेकिन अगर एक्चुअली में कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिकना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर उनके प्रोडक्ट को पसंद करें। यहीं पर एशियन पेंट्स यूज़ करता है अपनी थर्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी, और जिसे कहते हैं कस्टमर सर्विस। एशियन पेंट्स ने 1980s में अपने सारे एम्प्लॉय को पीसी यूज़ करना सिखा दिया था, और 1990 में जाकर उन्होंने अपना पहला कस्टमर हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश किया, जिससे कि हुआ ये कि जो कस्टमर है उनके साथ रिलेशन बनाना और ज़्यादा ईजी हो गया। अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जो हम इस बिजनेस में अब अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जो इस केस स्टडी से सीखकर हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। एशियन पेंट्स ईयर 1967 में ही मार्केट लीडर बन चुका था, लेकिन तब भी वो आज तक लगातार काम करते हुए आ रहे हैं और हर एक चीज़ के ऊपर काम करते हुए आ रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था तो एशियन पेंट ने इन्वेस्ट किया, और वो आज भी कर रही है। दूसरा बिजनेस लेसन ये है कि अंडरस्टैंड योर पार्टनर इन द बिजनेस या अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर्स इन द बिजनेस। अपने कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड करो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनसे अलग आप कैसे कर सकते हो, अपने कस्टमर को बेटर सर्विस दे सकते हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी है आपको, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।